पुष्कर सिंह धामी जी को बताना चाहूंगा कि आज सुबह लगभग 10 बजे से आज ये पूरा मैदान यहाँ पर भरा हुआ था, क्योंकि जनजाति के लोग हैं, इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग चले भी गए। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करता हूं कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, भारत सरकार के पूर्व मंत्री अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टम्टा जी, हमारे नानकबता क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय रामकिशोर राणा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी ग्राम सभा से आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, और इस कार्यक्रम में मुझे बताया गया क्योंकि ये कार्यक्रम आज 12 बजे से होना था और हम लोगों को आज विजय संकल्प यात्रा जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनको इस यात्रा का प्रारंभ हरिद्वार से करना था। तो उस यात्रा के कारण से थोड़ा आज मौसम की खराबी के कारण से वहां विलंब हो गया। मुझे पहुंचने में लगभग 4-5 घंटे का विलंब हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बताया गया यहाँ पर कि बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज इस एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के इस लोकार्पण के अवसर पर, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये एक सपना था कि खटीमा क्षेत्र में हमारे जनजाति के बच्चों के उत्थान के लिए, उनको आगे लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि खटीमा क्षेत्र में एक एकलव्य आवासीय विद्यालय बनना चाहिए, जिससे कि हमारे ये बच्चे आने वाले समय में ये भी सब मुख्य धारा में आ पाए। इसके लिए बड़ा प्रयास पिछले लगभग 5 सालों से भारत सरकार में जाकर कई बार भारत सरकार में राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भिजवाकर बहुत प्रयास करने के बाद और कई बार आदिवासी मंत्रालय के जो हमारे जोला और राम साहब थे, उनके पास मैं स्वयं गया और मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया कि हमारे इस क्षेत्र में एक आवासीय एकलव्य विद्यालय की बहुत जरूरत है। मैं भारत सरकार के उस समय के मंत्री जोला और राम साहब को और हमारे भारत सरकार के हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको ये सौगात दी और इस आवासीय एकलव्य विद्यालय के खुलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बहुत लंबा संघर्ष हमारा इसमें चला है। मैं आज के अवसर पर, चूंकि खटीमा में आज यहाँ पर 84 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, 12 योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, कुल मिलाकर 96 योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण होकर 269 करोड़ रुपए का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं इस सबकी आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज खटीमा की इस पावन भूमि को मैं अपना शीश झुकाकर नमन करता हूं। आज एक बार पुनः आप सबके मध्य आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और साथ ही आप सबका प्रेम देखकर भाव विभोर हो रहा हूं। आपने अपने इस भाई को, अपने बेटे को हमेशा आपने आशीर्वाद दिया है, हमेशा आपने मुझे समर्थन किया है। अगर आप सब लोगों ने, इस खटीमा की धरती ने, खटीमा के जनगण मन ने मुझे यहां से सेवा का मौका नहीं दिया होता, मुझे विधायक नहीं चुना होता, तो आज मैं मुख्य शोक के रूप में आप सबके समक्ष खड़ा नहीं होता।
आपने मुझ पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। इसी का परिणाम है कि आज मैं मुख्य सेवक के रूप में पूरे उत्तराखंड की सेवा कर रहा हूं। आज हम जिस विनूत कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो हमारे इस जनजाति बाहुल्य सीमांत क्षेत्र में आने वाले समय में प्रगति का एक मील का पत्थर साबित होगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जनजाति समुदाय के बच्चों को सभी सुविधाएं इसमें निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से शिक्षा पाकर हमारे ये सब बच्चे, होनहार बच्चे राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान देंगे। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि हमारे आदिवासी, हमारे जनजाति भाई बहन हमारी संस्कृति के विरासत के संरक्षक भी हैं। जनजाति समाज का भारत की संस्कृति में इसको मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान है और ये योगदान आदिकाल से आप लोगों की मदद के बिना, अगर हम भगवान राम के समय की बात करें तो उनके कार्य भी सिद्ध नहीं हुए थे। श्री रामचरितमानस के एक केवट के प्रसंग से हम सभी अवगत हैं। उसी की एक चौपाई है, जासु नाम सुमृत एक बारा, जासु नाम सुमृत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निवारा, जही जब कीर्ते हूं पगौ ते थोड़ा। अर्थात एक बार जिनका नाम का स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाता है। जिन्होंने इस जगत को 3 पगों से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतारने के लिए केवट से निवेदन कर रहे थे। श्री राम की अयोध्या के राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनने तक की यात्रा में वनवासियों का और आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों की जीवन पद्धति एक विशेष दर्शन है जो कि हमें बताता है कि प्रकृति के साथ समन्वय बिठाकर और इस तराई को, यहाँ के क्षेत्र को रचाने का, बसाने का काम किसी ने किया है तो आप सब लोगों ने किया है। इस तराई को रचाने बसाने में जहां पर बड़े बड़े अजगर, भालू, जंगली जानवर होते थे, उन जानवरों के बीच में इस तराई को आबाद करने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भली भांति जानता हूं आप सभी महाराणा प्रताप के वंशज हैं और महाराणा प्रताप ने इस देश की आन के लिए, बान के लिए, शान के लिए अपने जीवन को, अपने प्राणों को उन्होंने जाना उचित समझा, लेकिन उन्होंने हार मानना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने आन बान शान के लिए और धर्म के लिए उन्होंने कभी किसी के सामने कभी हार नहीं मानी। आज हमारे देश के अंदर ऐसे मुख्य सेवक हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में आज भारत शक्तिशाली भारत के रूप में बढ़ रहा है, आज स्वाभिमानी भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आज भारत एक शक्तिशाली भारत के रूप में बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम अगर किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप देखिए आज किस प्रकार से भाइयों बहनों में अभी 2-3 दिन पहले भगवान विश्वनाथ की धरती बनारस ही गया हुआ था। बनारस में जहां पर निकलने के लिए गली, सकरी गली हुआ करती थी, अब सीधे सीधे श्रद्धालु गंगा जी से जल लाकर सीधे भगवान विश्वनाथ को चढ़ाने का काम करेंगे। उसको हाईवे कराने का काम, दिव्य काशी बनाने का काम, भव्य काशी बनाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान केदारनाथ की भूमि पर जहां पर इतना आपदा के बाद बहुत वहां पर नुकसान हो गया था, उसके पुनः निर्माण का काम भी आज 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वहां पर भगवान केदार की भूमि पर हो गया है। बद्रीनाथ को भव्य बद्रीश भगवान का स्थान बनाने का काम 250 करोड़ रुपए की धनराशि से हमारे भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर भी बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से जिस भगवान राम के बारे में, जिनके बारे में हम सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज उस भगवान राम लला का जो जन्मभूमि है वहां पर मंदिर बनाने का काम भी वहां पर प्रारंभ हो गया है। भव्य भगवान का राम मंदिर बन रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, सारे धार्मिक स्थानों का उत्थान का काम आज किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हो रहा है। भाइयों बहनों, चाहे आज सड़कों की बात हो, चाहे आज हाईवे बनाने की बात हो,
सारे के सारे काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में आने वाले समय में हमको यहाँ पर एम्स की भी सुविधा मिलने वाली है। जिस एम्स के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता था, ऋषिकेश जाना पड़ता था, वो सारी की सारी सुविधा आपको अपने घर के पास मिलने वाली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि अभी टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, तो उस टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को भी हमारी स्वीकृति प्रदान हो गई है। आने वाले समय में जल्दी ही हमको 155 किलोमीटर की यात्रा, बागेश्वर तक की यात्रा हम ट्रेन से कर पाएंगे। भाइयों बहनों, सड़कों के क्षेत्र की बात करें, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि एक समय का आज से कुछ साल पहले कि हमको यहां से रुद्रपुर जाने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते थे। ऐसा लगता था कि जैसे हम सड़क पर गड्ढों पर नहीं चल रहे हैं। सड़क गड्ढों पर नहीं बनी है, बल्कि गड्ढे ही सड़क पर बने हैं। इस प्रकार का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि आपको रुद्रपुर जाना हो, आपको काशीपुर जाना हो, आपको हरिद्वार जाना हो, आपको देहरादून जाना हो, आपको दिल्ली जाना हो, आपको यहां से पिथौरागढ़ जाना हो, आपको चार धाम की यात्रा पर जाना हो, हर जगह पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को हल्द्वानी आने वाले हैं, बहुत सारी सौगात हमको देने वाले हैं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश की आन बान शान के लिए, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने किसी को झुकने नहीं दिया, उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, उसी प्रकार से आज एक देशभक्त के रूप में, एक राष्ट्रभक्त के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया भारत के मान को पहचान रही है, भारत के सम्मान को पहचान रही है। आज शक्तिशाली भारत बन रहा है। भाइयों बहनों, आज चाहे सैनिकों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में आज सैनिकों का सम्मान हो रहा है। 40 सालों से रुकी हुई वन रैंक और वन पेंशन की योजना किसी के नेतृत्व में लागू हुई तो मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुई। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो सैनिक हमारे काम करते हैं, -40 डिग्री तापमान में जो काम करते हैं, उनके लिए भी उनके बूट से लेकर उनके पहनने वाले कपड़े तक खरीदने का काम लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था। उस काम को भी अगर किसी ने पूरा किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, पहले के समय में जो सीमा पर तैनात हमारे जवान होते थे, अगर कहीं पार से गोली आती थी, दुश्मन की गोली आती थी, तो उनको लंबा इंतजार करना पड़ता था कि ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा, उसके बाद वो गोली का जवाब देंगे। भाइयों बहनों, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम किया, उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया कि अगर आप गोली आएगी तो गोली का जवाब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आज ऐसे देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं जो लगातार सैनिकों और सैनिक परिवारों की चिंता कर रहे हैं। आज कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो चुनाव को नजदीक आते देखकर सैनिकों का फोटो लगा रहे हैं। हमारे जनरल बिपिन रावत जी का, जिनका अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ, कुछ सालों पहले एक पार्टी के लोग कहते थे कि ये गली के गुंडे हैं। कुछ लोग सेना से सबूत मांगते थे, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे, सेना को कहते थे कि सबूत पेश करिए। हमेशा जिन्होंने देश के साथ समझौतों पर समझौते किए, आज जब चुनाव आ गया है तो उनको भी सैनिकों की याद आ गई है। लेकिन हमारे सैनिक और हमारे उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। भाइयों बहनों, ये खटीमा की धरती हमारी, ये एक तरह से मैं कहूं, ये हमारी धरती देशभक्तों की धरती है। यहाँ पर चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे हमारा देश की रक्षा का संग्राम हो, चाहे वो हमारा उत्तराखंड का आंदोलन हो, हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मुझे आज खुशी है, मैं लखनऊ में जब पढ़ता था तो मैं बचपन से सोचता था कि बहुत सारे बच्चे, हमारे जौनसार में पढ़ने वाले बच्चे, हमारे चमोली के बच्चे, हमारे धारचूला मुंशारी के बच्चे, हमारे संजय सिंह टोलिया जी बैठे हैं, एक डायरेक्टर है हमारे जनजाति के, ये भी हमारे पीसीएस के अधिकारी हैं। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी मुंशियारी के निकलते थे, धारचूला के निकलते थे, जौनसार के निकलते थे, रवाई के निकलते थे। मैं सोचता था मेरे खटीमा के बच्चे क्यों नहीं निकलते। ये क्षेत्र भी हमारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। खटीमा है, नानकमता है, सितारगंज है, बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या में हमारे जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। धीरे धीरे मुझे आभास हुआ, मैं बड़ा हुआ जब, तो मेरी समझ में आया
कि हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए कोई अच्छा विद्यालय यहाँ पर नहीं है। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शिक्षा उनकी अच्छी नहीं हो पाती है। मेरे मन में हमेशा विचार आता था कि कोई ना कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए जिससे हमारे इन बच्चों को भी पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल मिलने चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन मिलने चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से जब मैं 2012 में इस क्षेत्र से विधायक बना तो मेरे मन में कल्पना थी, मैंने प्रयास तभी से करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये प्रयास मेरा रंग नहीं लाया क्योंकि उस समय में यहाँ सरकार दूसरी थी। मैं प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहता था, ये प्रस्ताव नहीं जा पाया। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने यहाँ इसकी घोषणा करवाई कि हम खटीमा क्षेत्र में आवासीय एकलव्य विद्यालय खोलेंगे और भारत सरकार को हमने इसका प्रस्ताव भेजा। मैं उस समय जो हमारे जोला राम साहब थे उनका भी इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसे ही वहां प्रस्ताव पहुंचा उन्होंने हमारे प्रस्ताव को सीधे अपने प्रस्तावों में शामिल कर लिया और उत्तराखंड के खटीमा में आवासीय एकलव्य खोलने की एक जो है स्वीकृति प्रदान कर दी। एक सपना जो लंबे समय से चल रहा था वो हमारे बच्चों के लिए साकार हुआ। आने वाले समय में ये निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में जब आज कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे जो कक्षा 12वीं पास होंगे, उसके बाद जैसे हमारे यहाँ दीपक रावत जी बैठे हैं, ये कमिश्नर है हमारे, इनकी जैसे श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे डीआईजी साहब बैठे हैं, इनकी तरह बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा पत्रकार बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। और मैं एक दिन सही बताऊं तो यहाँ मैं एक बानूसा गांव में गया था। बानूसा गांव में मैं रविंदर राणा के साथ रात को गया था तो मैं रविंदर राणा से कह रहा था कि रविंदर, कुछ सालों के बाद देखना कि जो यहाँ पर इतना आनंद हो रहा है, शादी में हजारों लोग झूम रहे, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। मैंने कहा ये हमारे इस खड़वाट की सरलता है, सीधापन है। और आने वाले समय में जब हर घर से यहाँ के अधिकारी हो जाएंगे, हर घर से जब ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो मैंने कहा यार मुझे डर है कहीं ये संस्कृति हमारी कुछ कम तो नहीं हो जाएगी। मेरे मन में विचार आ रहा था। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हर साल इसमें से बच्चे निकलेंगे जो 12वीं पास करेंगे, वो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। पहले के समय में हम देखते थे, बड़ा चूंकि धीरे धीरे आपका आ गया, बड़ा समय बदल गया। पहले के समय में जो दूल्हा होता था ना, अजय भाई आपको पता नहीं होगा, मैं तो यही पता बड़ा, जो दूल्हा होता था वो भी अपना मुंह छुपा के आता था। इसमें अपना मुंह छुपाए रखता था प्रेम सिंह जी, दूल्हा जो है अपना मुंह छुपाए रखता था। डोली में बारात आती थी, संगीता तेरी बारात तो नहीं आई डोली में, तो डोली में जो है बारात आती थी उस समय। और बैलगाड़ियों में बारात आती थी, सर में जो है मेंटल रख के लाते थे लोग। वो मेंटल जो गैस वाला होता था ना, और सब समझाना लगता था, सब लोग अपने अपने घर से रजाई लेके आते थे। कहीं बीसीआर चल रहा है, कहीं पर जो है कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। हम भी बहुत जाते थे। वो झोली भात बनता था, बना है, कह रहे बना है, तो झोली भात बनता था। उस समय में लोग पंगत में बैठ के खाना खाते थे और छोटी सी चम्मच से घी डालते थे। अब डालते कि नहीं डालते? अरे खिलाया था, वो चम्मच से घी डालते थे और वो भुनी हुई मिर्च डालते थे उसमें। और मैं भी जो है कई बार वहां बड़े घर में नगरातराई में मैं भी वहीं बैठ जाता था, बैठ जाता था तो वो बड़ा अच्छा लगता था। जितनी बार भी डालते थे मैं सोचता था एक चम्मच नहीं 2-3 चम्मच डाल दें, और खूब खा लेते थे। मिर्च बड़ी तेज लगती थी, छोटे थे तो मैं हाथ से जो है अपना हाथ ऐसे पोंछते थे तो नाक बहने लगती थी। तो उस समय देखा हमने। फिर शाम को अगले दिन जब बारात आ जाती थी तो एक बतासा देते थे, क्या भजन कहते थे, बतासा क्या बोलते हैं उसको, भौजी का है, भौजी की दारू। तो वो समय हमने देखा हमारा जो यहाँ का जनजाति समाज है, ये लोग अगर एक बार आगे चल देते हैं, सीधे होते हैं, सरल होते हैं, ईमानदार होते हैं, एक बार अगर आगे बढ़ जाते हैं तो वो फिर पीछे नहीं हटते हैं। अगर हाँ कह देते हैं तो फिर ना नहीं कहते हैं।
क्योंकि महाराणा प्रताप का जो खून है उनकी रगों में है, देशभक्ति का खून, ईमानदारी का खून। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम हमने इस क्षेत्र में किए हैं। यहां पर अभी हमारा बस अड्डा बन रहा है, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊं। ITI जो हमारा नदन्ना पुल वाला है, उसमें हमने छात्रावास भी बनाया है, बालिकाओं का छात्रावास भी बनाया है, डाइनिंग हॉल बनाया है। इसी प्रकार से हमारा आश्रम पद्धति है जहां पर शिक्षकों का आवास बन रहा है, हमारा उसके साथ साथ छात्रावास बन रहा है। ITI जो छात्राओं का है हमारा, वो आश्रम पद्धति अमाऊ वाला, वो भी हमारा जो है पूरा बनकर तैयार हो गया है। हर क्षेत्र में लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जनजाति की सुविधा के लिए यहाँ पर म्यूजियम, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का निर्माण की भी हमको स्वीकृति मिल गई है। प्राइवेट के माध्यम से हनी फैक्ट्री की भी स्वीकृति यहाँ पर मिल गई है। बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसी यहीं पर जहाँ पर एकलव्य विद्यालय बना है, जहाँ जिसका लोकार्पण किया है, इसी के बगल में अभी केंद्रीय विद्यालय भी बनेगा। इसी के बगल में केंद्रीय विद्यालय बनेगा, एकलव्य विद्यालय यहाँ बन गया है, इसके पीछे पॉलिटेक्निक बना हुआ है, बाईपास आपका बन रहा है। आने वाले समय में बाईपास की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलेगी। नया बस अड्डा बन रहा है। और मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि हमारे इस क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए 17 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। अब जल्द ही हमारा जो है चकरपुर में वन चेतना मैदान में बहुत बड़ा स्टेडियम भी यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर सड़कों के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। लगातार हमने कोशिश की है कि किसी प्रकार से भी हम इस क्षेत्र में विकास को रुकने नहीं देंगे। विकास हमारे यहाँ पर तेजी से काम करेगा। नौसर में लंबे समय से एक पुल की जो मांग थी, नौसर का पुल भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमने राज्य के अंदर बहुत सारे काम किए हैं, चाहे अतिथि शिक्षक हो, ग्राम प्रधान हो, आशा बहनें हो, आंगनबाड़ी हो, उपनल के कर्मचारी हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। हर सेक्टर में, चाहे हमारी भोजन माताएं हो, चाहे PRT के जवान हो, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हो, उनकी हमने पेंशन बढ़ाने का जो घोषणा मैंने इस बार करी थी 9 नवंबर को स्थापना दिवस के अंदर, कल उसका शासनादेश भी निकल गया है। खटीमा में लंबे समय से सैनिक परिवारों के लिए CSD कैंटीन खोले जाने की मांग थी, उसको भी अभी पूरा कर दिया गया है। उनकी भी हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग वहां पर बनेगी। उसके लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। हमारा प्रदेश एक युवा प्रदेश है। युवा प्रदेश के सपनों और ऊर्जा से भरा हुआ है। इन सपनों को पंख देने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो एक मात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उत्तराखंड का हर एक युवा शक्ति, उत्तराखंड का हर एक युवा हमारी आस है। उत्तराखंड का हर एक युवा हमारी प्रतिभा है। उत्तराखंड का हर एक युवा हमारा अभिमान है। हम इन सभी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबके अनुरूप हम योजनाएं बना रहे हैं, उनके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। युवा शक्ति के सपने हमारे सपने हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा युवा आत्मनिर्भर बने, उसके लिए हमने सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं, जिसके जरिए युवा सशक्तिकरण का कार्य सुनिश्चित हो। इस क्रम में हमने जितने भी पद रिक्त पड़े हुए हैं, प्रदेश के अंदर सारे पदों को भरने की हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के युवा को प्रदेश में ही नौकरी मिले, साथ ही हम अपने युवा को स्वरोजगार से जोड़े, इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक तरफ देश के अंदर मोदी जी की सरकार जो लगातार हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ मोदी जी के निर्देशन में हम कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान इस विषय पर है कि कैसे हम अपने प्रदेश के लोगों की तरक्की और उनका सशक्तिकरण करें, इसके लिए हम लगातार काम कर सकें। आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। जब दो सरकारें मिलती हैं तभी इतने सारे जो काम है, एकलव्य विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ का बाईपास, यहाँ का स्टेडियम, ये इस बात का उदाहरण है कि ये डबल इंजन की सरकार ही, जब जो डबल इंजन की सरकार होती है तभी वो तेज गति से काम करती है। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सबने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है और आज भी मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मुझे पूरा यकीन है आपका साथ, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद जैसे हमेशा मुझे मिलता है,
जब जब भी मुझे आपकी आवश्यकता हुई है, आप सब लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरा हमेशा समर्थन किया है। मैं कभी भूल नहीं सकता इस बात को। आज भी उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय मोदी जी ने जो मुझे काम दिया है, मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया है, उस काम को मैं अच्छे प्रकार से कर पाऊं, पूरे उत्तराखंड की सेवा कर पाऊं, उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए जो आप हमेशा से मुझे देते रहे हैं। भाइयों बहनों, हम विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को आधार मानकर इसे सच्चे अर्थों में देवभूमि बनाकर ही दम लेंगे। मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ा काम, जो उत्तराखंड के इतिहास में पहला काम होगा, हम उत्तराखंड में एक खेल विश्वविद्यालय बनाने वाले हैं, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं। अगली कैबिनेट में हम इसको लेकर आने वाले हैं और इस कैबिनेट में लाने वाली यूनिवर्सिटी का नाम हम खेल विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप के नाम से बनाया जाएगा, जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने को कुर्बान करने का काम किया था, कभी झुकना स्वीकार नहीं किया था। महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी प्रदेश के अंदर बनाई जाएगी। इसी प्रकार से जो हमारा ये कंजाबाग का जो तिराहा है, इस कंजाबाग के तिराहे का नामकरण भी अब कंजाबाग की जगह पर महाराणा प्रताप तिराहा उसका नाम होगा, वहां पर महाराणा प्रताप की स्टेच्यू लगाई जाएगी। मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों का बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में आए और मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग आए यहां पर पहुंचे हैं। इसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं, और जो भाई बहन घर चले गए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ मैं घोषणाएं करना चाहता हूं। विधानसभा क्षेत्र खटीमा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में होमस्टे का निर्माण किया जाएगा। महाराणा प्रताप प्रशासनिक एकेडमी प्रशिक्षण केंद्र हेतु यहां पर इसका भी निर्माण कार्य किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। साथ ही उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय ARTO का खटीमा में स्थापना की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र खटीमा मंडी परिषद में 400 मीट्रिक टन गोदाम की स्थापना की जाएगी। एल्केमिस्ट मार्ग जो सरस्वती बिहार कॉलोनी में जाता है, वहां CC मार्ग का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र नानकबता के अंतर्गत ओम कॉलोनी में राजेश के घर से संजय मुरारी के घर की ओर CC मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर खटीमा के विकास खंड संख्या नहर का 2 की कवरेज एवं ड्रेनेज का कार्य किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र खटीमा वार्ड नंबर 9 और 7 में विभिन्न स्थानों पर CC मार्गों का निर्माण किया जाएगा। और थारू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा हम लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो थारू संस्कृति भी हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति में इसको भी दर्जा दिया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। नानकबता विधानसभा क्षेत्र हेतु विकासखंड खटीमा में विभिन्न गलियों के निर्माण किया जाएगा। सितारगंज विकासकरण हेतु विकासखंड हेतु 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में आए, आप सब लोगों ने अपना स्नेह प्रदान किया और हम सब लोग मिलकर खटीमा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।